तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वैलेंसी फैक्टर या जिसको बोलते हैं एन फैक्टर क्या होता है। लास्ट लेक्चर के मतलब लास्ट में मैंने आप लोगों को नॉर्मलिटी के बारे में या फिर ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बताया था। तो उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म वैलेंसी फैक्टर भी आया था और आपने देखे थे कि जो भी फॉर्मूले थे जैसे कि नॉर्मलिटी जो होता वो होता मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट या जिसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वो होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, या फिर जो लास्ट में था कि जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो क्वेश्चन ये कि वैलेंसी फैक्टर होता क्या है और इसका क्या यूज है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फैक्टर को समझेंगे पूरा एक लेक्चर, और बाकी फिर इसका यूज करके मतलब देखो आज जो वैलेंसी फैक्टर सीखेंगे और जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था फॉर्मूले, तो उसका यूज करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो जो वैलेंसी फैक्टर होता है ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसे नहीं होता कि मतलब वैलेंसी फैक्टर का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं कि जो हर जगह वैलिड है। वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आप रिएक्शन करवाने जा रहे हो। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है वही कंडीशन पे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो वही देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एक्चुअल में एसिड बेस रिएक्शन। तो और इवन एसिड बेस रिएक्शन का जो वैलेंसी फैक्टर है वो एनसीईआरटी की बुक में लेक्चर मतलब पहले वाले चैप्टर में दे रखा है। तो इसीलिए जब बच्चे पहला चैप्टर पढ़ते हैं एनसीईआरटी से तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या दिया है समझ ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि उसको वहाँ से हटा के एक साथ इसको अलग से रेडॉक्स में डाल दिया है। तो इवन इसका एसिड बेस का जो वैलेंसी फैक्टर है वो इवन एनसीईआरटी में पहले लेक्चर में मतलब पहले चैप्टर में दिया हुआ है। तो हम लोग उसको वहाँ से हटा के यहाँ पे करते हैं। तो होता क्या है देखो समझते हैं। नॉर्मली मीडियम नहीं बोला है तो मीडियम आप नॉर्मली लोगो वाटर, तो नॉर्मली एक्वस मीडियम ही लिया जाता है। हम लोग एक्वस मीडियम में सब कुछ ही करते हैं, ठीक है। अब एसिड में कितना H प्लस प्रेजेंट है इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है कि एसिड के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड by one molecule of acid is known as valency factor of acid। लिखते क्या है भाई एसिड के लिए, नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, एक मॉलिक्यूल जो रिलीज करेगा भाई ऑफ एसिड इज नोन एज वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, ठीक है। तो जितना H प्लस आयन वो डोनेट करता है, ठीक है, आपके पास वो बताना होता है वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड। बेस के लिए क्या होता है, बेस के लिए दो चीजें हैं, या तो H प्लस को वो डोनेट करे मतलब सॉरी या तो वो H प्लस को गेन करे एक्सेप्ट करे, या फिर OH माइनस को डोनेट करे। तो इसमें नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ OH माइनस डोनेटेड बाय बेस और नंबर ऑफ H प्लस आयन accepted by base is known as valency factor of base। तो वही H प्लस जो क्या करेगा एक्सेप्ट करता है नंबर वही, या फिर आपके पास क्या होगा नंबर ऑफ OH माइनस डोनेटेड बाई वही नंबर ऑफ OH माइनस डोनेटेड बाई बेस और नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो ये बस सब भी ध्यान रखना कि किसके लिए डिफाइंड होगा वन मॉलिक्यूल। तो वन मॉलिक्यूल के लिए मतलब आपका जो होगा वही होता है वैलेंसी फैक्टर। अरे सिंपल है, एक एसिड का एक मॉलिक्यूल लिया वो जितना H प्लस डोनेट करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर है। बेस का एक मॉलिक्यूल लिया वो जितना OH माइनस डोनेट करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर, या फिर वो जितना H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर। मतलब ये एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखो वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ एसिड एंड बेस, वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन केमिकल रिएक्शन। तो वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ
तो जैसे मान लेते हैं आपके पास एक रिएक्शन है HCl NaOH, तो आपके पास क्या बनना है, इससे आपके पास बनना है NaCl प्लस वाटर, ठीक है। बैलेंसिंग कहीं नहीं कर रहे, बैलेंसिंग हम लोगों ने करना सीख लिया। अब फोकस करो से वैलेंसी फैक्टर पे। एसिड ने एक H प्लस दिया तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है 1, इसने एक OH माइनस दिया तो इसका वैलेंसी फैक्टर है 1, तो दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 और 1 है, ठीक है। तो हम लोगों ने H2SO4 एंड NaOH को मिला के 2 रिएक्शन लिखे। तो देखो ऐसा नहीं होता है कि H2SO4 में 2 H प्लस है तो आप इसका वैलेंसी फैक्टर 2 बोल दो, भाई रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। जितना H प्लस एसिड डोनेट करता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो देखो समझो, H2SO4 में 2 H प्लस थे और यहाँ पे एक भी H प्लस नहीं बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 ने दोनों H प्लस डोनेट कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2। अब NaOH के पास तो एक ही OH माइनस थे, तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, H2SO4 में 2 H प्लस थे, वो 2 डोनेट कर सकता है, पर उसने किया कितना, सिर्फ एक। अरे 2 H प्लस थे, सिर्फ एक ही डोनेट किया, सिर्फ एक ही डोनेट किया, एक तो बचा रहा ना, एक देखो बचा रहा, तो कितना डोनेट किया, सिर्फ एक, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आपका पास इस रिएक्शन में 1 होगा। इसका तो वैसे एक ही OH माइनस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। तो जहां तक आप लोगों को ये समझ में आएगा होगा कि वैलेंसी फैक्टर जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का फिक्स नहीं होता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर इस वाले रिएक्शन में 2 है क्योंकि उसने 2 H प्लस को डोनेट किया है। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन में 1 है क्योंकि उसने एक ही H प्लस को डोनेट किया है। तो वैलेंसी फैक्टर जो होता है कितने H प्लस को डोनेट किया गया है उस पर डिपेंड करता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वैलेंसी फैक्टर ध्यान रखना है कि रिएक्शन पे डिपेंड करता है, रिएक्शन पे ये चेंज होता रहता है, और ऐसा नहीं होता है किसी भी रिएक्शन में कि आपको जितने भी H प्लस दिखे, मतलब जितने भी हाइड्रोजन दिखे तो वही वैलेंसी फैक्टर। अरे भाई वैलेंसी फैक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना H प्लस एसिड मतलब डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो अब चलो कुछ रिएक्शंस देखते हैं। और तो कोई रिएक्शन कहीं बैलेंस नहीं करे, उसकी जरूरत नहीं बैलेंसिंग का, बस फोकस करो। इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, मतलब किसने निकाला कितना है, 2। वैलेंसी फैक्टर जो होता है कि कितना H प्लस एसिड देता है, ठीक है। तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2। और इस वाले में कितना OH माइनस है 2, तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2, ठीक है। नीचे वाले में देखते हैं, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फेट पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, 0 हो गया, तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 3, और इसका वैलेंसी फैक्टर तो बाय डिफॉल्ट 2 है, ठीक है। तो ये इनके वैलेंसी फैक्टर आपके हो गए। तो इसका वैलेंसी फैक्टर देखो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे रैंडमली पूछ लेगा कि बताओ फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना है, और रिएक्शन नहीं दिया रहेगा। अगर आपसे कभी रैंडम पूछ लिया, मतलब रिएक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, रिएक्शन नहीं दिया है, और आपसे अगर ऐसे रैंडम कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो आप उस केस में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओगे। तो इसमें नीचे लिखो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स अपॉन केमिकल रिएक्शन। वैलेंसी फैक्टर आगे लिखो भाई, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एसिड and base are variable
ऑफ एन एसिड एंड बेस आर वेरिएबल, वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो, इफ केमिकल रिएक्शन आर नॉट गिवन, इन दैट केस टेक मैक्सिमम पॉसिबल वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड एंड बेस। तो उस केस में आपको मैक्सिमम पॉसिबल क्या लेना है, वैलेंसी फैक्टर आपको लेना है, ठीक है। जैसे लिखते हैं, कुछ एसिड एंड बेस का लिस्ट बनाते हैं और उनके वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं। नहीं दिया है रिएक्शन के बारे में तो आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि HCl वैलेंसी फैक्टर 1, एसिटिक एसिड में ध्यान रखना यही हाइड्रोजन एसिडिक, ये हाइड्रोजन नहीं निकलते सारे, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 1। इस 3PO3 में ध्यान रखना कि 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, जो कई बार बता दिया, एक बार मैं और बता देता हूं कि इसमें आपके पास इस वाले में एक मतलब 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, एसिडिक होने के लिए हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो इवन इसके बारे में GOC में बताया, केमिकल बॉन्डिंग में बताया, तो आप लोगों को पता ही होगा। और इस 3PO2 का वैलेंसी फैक्टर एक्चुअल में 1 होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड लिख लेते हैं, उसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। और एक बोरिक एसिड लिख लेते हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। बोरिक एसिड का थोड़ा इंटरेस्टिंग केस इसको देख लो। देखो होता क्या है कि नंबर ऑफ H+ आयन जो एसिड डोनेट करता है वही वैलेंसी फैक्टर होता है। नॉर्मली मीडियम एक्वस होता है, मतलब वाटर में करते हैं। तो देखो वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है, अगर आप इसको गौर करो तो देखो होता क्या है कि मतलब कुछ भी डोनेट करना है, H+ देना है, वो सब बात की स्टोरी है। पहले बेसिक चीज समझो केमिस्ट्री में है क्या, कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए एलिमेंट का। इधर आप जो कर रहे हो सबका ऑक्टेट पूरा है, यहाँ बेचारा बोरॉन बेचारा कंगाल है, बेचारा बोरॉन का ऑक्टेट ही नहीं पूरा, मतलब कि अरे जब ऑक्टेट नहीं पूरा है तो वो आगे की कहानी नहीं सोचेगा कि ये कर ले H+ दे दे, अरे वो सब बात की स्टोरी है। पहले बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई ऑक्टेट ही नहीं पूरा है। बोरिक एसिड जो होता है, इसका जो नाम है एक्चुअल में, तो इस बेचारे का ऑक्टेट नहीं पूरा है। तो वाटर मतलब सब कुछ वाटर में हो रहा है, तो वाटर को उस पर दया आ गई, वाटर को दया आ गई। वाटर ने कहा भाई तुम लोन पे ले लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। वाटर को दया आ गई, वाटर ने कहा भाई तुम लोन पे ले लो और भाई तुम स्टेबल हो जाओ, यार तुम्हारा ऑक्टेट नहीं पूरा है, ले लो। तो दोनों मिल गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाने से यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन पे आगे प्लस चार्ज। ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकेंड मोस्ट, और उस पर प्लस चार्ज कैसे होगा, तो ऑक्सीजन ने अपना एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो क्या बनता है एक्चुअल में, BOH4 माइनस एंड H+। अरे ये H+ को निकाल देगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, पर माइनस बचा रहेगा, ठीक है। तो बोरिक एसिड जब वाटर से रिएक्शन होता है तो ये बनता है। तो अल्टीमेटली बोरिक एसिड से कितना H+ निकला, 1। और कैसे निकला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना निकला वो इंपॉर्टेंट है, कितना निकला 1। तो बोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो बोरिक एसिड पहले बेचारा का ऑक्टेट नहीं पूरा, वाटर से बॉन्डिंग किया, और जब ऑक्टेट पूरा हो गया उसको मजा आ गया, उसने कहा 1H निकलो, तो 1H को निकाला, वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। याद रखना बोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, ठीक है। ये हो गया, आप लोगों ने लिख लिया। अब कुछ बेसिस के भी लिख लेते हैं, 1-2। एक्चुअल बेस में ज्यादा दिक्कत होता नहीं है। अमोनिया का 1 होता है। अमोनिया 1H+ ले सकता है, अमोनिया 1H+ ले सकता है, उसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ये इसको कई बार लिखा जाता है NH4OH, तो उसका वैलेंसी फैक्टर वही 1 है। तो अमोनिया 1H+ ले सकता है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1। अमोनिया के अलावा पायरिडीन भी हो सकता है, पिरिडीन बोल दो, पिरिडीन पायरिडीन जो भी, पिरिडीन बोल दो।
तो इसका भी वैलेंसी वेक्टर 1। ठीक है, तो हो गया, ये सब वैलेंसी वेक्टर होते हैं। एसिड के लिए जितना H प्लस डोनेट करेगा वो उसका वैलेंसी वेक्टर होता है, बेस के लिए जितना OH माइनस डोनेट करेगा वो उसका वैलेंसी वेक्टर होता है, या फिर जितना H प्लस आयन वो गेन करेगा वो उसका वैलेंसी वेक्टर होता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ aqueous solution containing 4.9 gram H2SO4 in 500 ml solution. Find the normality of aqueous solution containing 4.9 ग्राम H2SO4 in 500 ml solution। एक ऐसा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे मैं आज के लेक्चर में मेनली वैलेंसी वेक्टर सीखना था, पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालना है। तब सर आपने बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, उसका तो कोई आइडिया नहीं है। फिर अरे एक डेफिनेशन और पढ़ाया था ना, ये क्या नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी वेक्टर, और वैलेंसी वेक्टर तो निकालना भी सिखा दिया। तो H2SO4 का देखो रिएक्शन नहीं दिया तो बोला ना क्या लेना मैक्सिमम, तो H2SO4 का वैलेंसी वेक्टर कितना लेना है 2। अरे नॉर्मल कुछ नहीं बोला तो 2 लेना वैलेंसी वेक्टर की। भाई H2SO4 2H प्लस दे सकता है, वैलेंसी वेक्टर होगा 2। अब H2SO4 का मोल निकालते हैं तो 4.9 एंड H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, तो इसका मोल है 1/20। ठीक है, ये वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml, या फिर ये होगा 0.5 लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी निकाल लेते हैं पहले। तो मोलरिटी क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मोलरिटी क्या होगा, ये आया 1/10 या फिर 0.1 m। मोलरिटी 0.1 आ गया। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है भाई, नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी वेक्टर। H2SO4 का वैलेंसी वेक्टर बाय डिफॉल्ट 2 होगा, तो इसका आएगा नॉर्मेलिटी 0.2 है। ठीक है, मोलरिटी का डबल। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी वैसे वाले फॉर्मूले में दिक्कत आ रही, कौन से फॉर्मूले में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी निकालो, मोलरिटी को वैलेंसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका देखो आंसर आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने पहला वाला वैलेंसी वेक्टर सीखा है, जो किसके लिए होता है, जो आपके पास होता है एसिड बेस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब एक दूसरा करते हैं, तो नीचे लिखो वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट। किसके लिए करते हैं, सॉल्ट के लिए। तो इसके एक ही दो एग्जांपल, इसलिए इसको पहले कर लेते हैं, कुछ मतलब बड़े वाले टॉपिक रिडॉक्स वाले करने को पहले। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट, तो नीचे सॉल्ट के लिए लिखते हैं, नीचे लिखो टोटल चार्ज ऑन कटायन इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट, और टोटल चार्ज ऑन अनायन इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट। इसमें नीचे लिखो सॉल्ट इज न्यूट्रल, सो टोटल चार्ज ऑफ कटायन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ अनायन। तो कटायन का जो टोटल चार्ज होता है वो अनायन के टोटल चार्ज के हमेशा इक्वल होता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। और जब वैलेंसी वेक्टर सॉल्व का निकालना है, तो जब वैलेंसी वेक्टर आपको सॉल्व का निकालना है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में या तो आप कटायन का चार्ज लो या फिर अनायन का, दोनों नहीं लेना होता। ठीक है, अरे दोनों लोगों तो जीरो हो जाएगा भाई, वैलेंसी वेक्टर जीरो होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना। वैलेंसी वेक्टर जीरो नहीं होता है, अरे कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है, मतलब 1 2 3 4 कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। तो या तो कटायन का चार्ज या फिर अनायन का चार्ज। ठीक है, तो सॉल्ट के केस में क्या होता है, वो होता है टोटल चार्ज ऑन कटायन, पॉजिटिव चार्ज वाला, और होता है या फिर और होता है टोटल चार्ज ऑन अनायन। या तो कटायन कर लो या तो अनायन कर लो, दोनों कंबाइन कर दो, जीरो हो जाएगा, वो नहीं करना है। जैसे मान लो कि NaCl, तो इसका वैलेंसी वेक्टर 1, अरे +1 या फिर -1। ठीक है, तो कुछ सॉल्ट के लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं सॉल्ट, इधर लिखते हैं इनके वैलेंसी वेक्टर। जैसे मान लो MgCl2, तो इसका वैलेंसी वेक्टर 2। अरे कटायन का चार्ज है +2 या फिर अनायन,
1 क्लोरीन पे चार्ज -1 पर 2 क्लोरीन का चार्ज आपके पास -2, और 1 क्लोरीन -1 2 क्लोरीन का -2, तो हो गया वैलेंसी वेक्टर 2। ठीक है, और देख लेते हैं। या तो Al का चार्ज लो +3 × 2, या फिर आपके पास अनायन का चार्ज लो। ठीक है, ये इसका होगा चार्ज। और देखते हैं कुछ इसमें, तो इसका वैलेंसी वेक्टर आपके पास 2 होगा। ठीक है, एक होता पोटेशियम, ये करते हैं K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस .24S2। तो देखो सबसे पहली बात तो वाटर से कोई मतलब नहीं है, वाटर को हटा दो। कटायन का चार्ज देखो, सिर्फ पोटेशियम पे +1, कितने पोटेशियम में 2, एल्यूमिनियम पे +3, कितने एल्यूमिनियम में 2, तो +3 × 2 6, एंड ये तो इसका वैलेंसी वेक्टर 8। अरे या तो कटायन को ले या फिर अनायन का। दूसरा तरीका सल्फेट को काउंट कर लो। सल्फेट कितने हैं, 1 और 3 4, हर सल्फेट में -2 तो 8। तो इसका वैलेंस टोटल चार्ज ऑन कटायन और टोटल चार्ज ऑन अनायन, तो ये होता है वैलेंसी वेक्टर ऑफ सॉल्ट। तो चलो एक रिएक्शन लिख के देख, मतलब चेक कर लेते हैं। मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, इसको 2 हटा दो। 2 से फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हटा दो। तो अगर आपसे इसका कोई वैलेंसी वेक्टर पूछे इसका, तो पोटेशियम या तो लो या सल्फेट। देखो अगर आप इसमें देखोगे तो ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, सिर्फ इधर उधर इंटरचेंज होगा और कुछ नहीं हुआ। मतलब सॉल्ट का रिएक्शन सॉल्ट के साथ दूसरा सॉल्ट बन रहा है। ये रिएक्शन हो क्यों रहा है भाई, ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, रिएक्शन में जो नीचे बैठ जाता है, तो प्रेसिपिटेट बनना है, तो इस वजह से रिएक्शन हो जाता है। या तो कटायन का चार्ज लो या फिर अनायन का चार्ज। कटायन का चार्ज लोगे तो मतलब 2 आएगा, अनायन का चार्ज लोगे तब भी 2 आएगा। इसका वैलेंसी वेक्टर भी 2 होगा। इसमें देखो अगर आपको सबका निकालने का मन है तो +1 ये -1, तो इसका वैलेंसी वेक्टर 1 होगा और इसका वैलेंसी वेक्टर 2। तो या तो कटायन का चार्ज लो या फिर अनायन का चार्ज लो और ये आपका वैलेंसी वेक्टर आ जाएगा। तो बस सॉल्ट के लिए क्या होता है, चार्ज ऑन कटायन और चार्ज ऑन अनायन, बस इतना ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। सॉल्ट पे ज़्यादा कुछ होते नहीं है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, तो बस इतना बहुत है। अब जो मेन है उस पर आते हैं। अब नीचे लिखो वैलेंसी फैक्टर फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रिडक्शन करा रहे हो या फिर ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन की देखो 2 डेफिनेशन मैंने बताया। एक तो जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और दूसरा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। रिडक्शन के लिए भी मैंने यही 2 डेफिनेशन बताया जो फॉलो करने हैं। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, तो इसमें वही वैलेंसी फैक्टर फॉर रिडॉक्स रिएक्शन में पहला लिखो ऑक्सीडेशन के लिए, तो क्या होता है इसको लिखते हैं। तो ये होता है टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लेना है, जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो होता है वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, या फिर इसको लिखते हैं। और एक्चुअली बात एक ही है, देखो आपको मैंने बैलेंसिंग पढ़ाया है। बैलेंसिंग में देखो 2 तरीके, या तो आप एन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करोगे तब आएगा इलेक्ट्रॉन, या फिर दूसरा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक्चुअली दोनों में से आप कोई भी मेथड करो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो लिख लेते भाई, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। तो ये क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज पर मॉलिक्यूल और टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग आंसर बताना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है,
रिडक्शन के केस में क्या होता है, अगर रिडक्शन के लिए आपने बोला वैलेंसी फैक्टर, तो रिडक्शन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो यहां पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मॉलिक्यूल, या फिर आपके पास ये क्या होता है, वही टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, या फिर रिडक्शन में होता है टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है पर मॉलिक्यूल वो होता है, या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन का गेन जो होता है पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पास। देखो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, आप आयन इलेक्ट्रॉन से करोगे तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में निकालना है, आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर के निकालना है। पर एक बात ध्यान रखना, वो एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होगा, ये बात को ध्यान रखना है, पर मॉलिक्यूल डिफाइंड किया है। ठीक है, अब कुछ बातें आपके दिमाग में होंगी कि सर एक्चुअल में दोनों में से कौन सा मेथड यूज करें। एक्चुअल में दोनों में आप कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखना है कि जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से निकाला है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से निकाला है, इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात, सर आपने जब बैलेंसिंग पढ़ाया था तो आपने मीडियम बताया था, एक एसिडिक मीडियम एक बेसिक मीडियम। तो सर कौन से मीडियम के अकॉर्डिंग बताना है, आप कोई भी मीडियम ले लो आंसर सेम आएगा। देखो यहां पे दिक्कत नहीं होगी, आपको लग रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन वाले में अलग अलग आएगा, नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा होगा ही नहीं। तो नीचे पॉइंट लिखते हैं, लिखो, नोट करके लिखो। तो पहला पॉइंट लिखो वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन does not depend upon method by which redox reaction is balanced. Valency factor is same for both an electron method and for change in oxidation number method. तो वैलेंसी फैक्टर दोनों के लिए सेम होता है। वैलेंसी फैक्टर इस बात पर डिपेंड नहीं करता है आपने किस मतलब मेथड से उसको निकाला है। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, आपको जो लेना चाहो ले लो, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको सेम आंसर आएगा। तो नीचे लिखो वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन नेवर डिपेंड्स अपॉन मीडियम ऑफ सोल्यूशन। It means that value of valency factor is same in both acidic and basic medium। तो एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो अगर मान लो जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, देखो आपको अभी तक का एक्सपीरियंस सोचो, कौन सा रिएक्शन बैलेंस करना इजी होता है, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। तो जहां तक मुझे लगता है सबको एसिडिक मीडियम में सिंपल लगता है। तो कौन सा तरीका मतलब कौन सा मेथड सिंपल होता है बैलेंस करने के लिए, एसिडिक मीडियम। और वैलेंसी फैक्टर तो डिपेंड नहीं करता है कि एसिडिक लेना है कि बेसिक लेना है, तो बेटर है कि जब अगर आपको मीडियम नहीं दिया है तो आप एसिडिक मीडियम ले लो और बैलेंस कर दो। वैलेंसी फैक्टर देखो दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, कुछ को कर लेते हैं, मतलब हर एक से इसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ को करते हैं। चलो मॉलिक्यूल चेंज कर देते हैं आज। ये एक रिएक्शन है। ठीक है, दोनों का वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, NO3 माइनस का भी और I2 का भी, दोनों मेथड से, दोनों मीडियम में। फटाफट सबसे करके देख लेते क्या सब में सेम आएगा। तो देखो फटाफट करके देखते सबसे। NO3 माइनस का स्टेट +5, आयोडीन का स्टेट 0, सबसे सेम आना चाहिए आंसर। इसका स्टेट +5, इसका स्टेट +2, अरे ऑक्सीजन तो -2 है ना ये।
तो नाइट्रोजन +5 था, आ रहा है +2 में, और आयोडीन 0 से आ रहा है +5 में। तो अब वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। देखो वो जो होता था ना अभी तक, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यही एक्चुअल में वैलेंसी फैक्टर है। तो यही आपके पास क्या है, वैलेंसी फैक्टर। तो अब देखो क्या होगा, +5 से आ रहा है +2 में। नाइट्रोजन देखो, ऑक्सीजन में तो चेंज ही नहीं हो रहा, नाइट्रोजन +5 से आ रहा है +2 में, कितने का चेंज है, 3 का। नाइट्रोजन +5 से आ रहा है मतलब आपके पास 2 में, कितने का चेंज हो रहा है, आपके पास वही 3 का, ठीक है। आयोडीन 0 से आ रहा है +5 में, कितने का चेंज है, 5 का। पर 2 आयोडीन है, पर मॉलिक्यूल बोला था, I2 में 2 मॉलिक्यूल है, तो इसको 5 + 5 आपके पास होगा 10। तो इसका मतलब कि इसका वैलेंसी फैक्टर है 3, इसका वैलेंसी फैक्टर है 10। ठीक है, हम लोग रिएक्टेंट पे सारा फोकस कर, यही इंपॉर्टेंट होता है। तो NO3- का वैलेंसी फैक्टर है 3 और I2 का वैलेंसी फैक्टर है 10। यहाँ पे तो मीडियम का यूज ही नहीं पड़ा। चलो आगे वाले से करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से चेक करते क्या सेम आएगा। तो अब आगे यूज करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मीडियम कोई भी ले सकते हैं, तो मैं दोनों से करके दिखाता हूं। NO3- से बनता है NO, ठीक है। पहले एसिडिक मीडियम में चेक करते हैं, तो देखते हैं क्या दोनों में सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या ऐड करना होता है, 2 वाटर। अरे एसिडिक मीडियम में पहले कर रहे हैं। तो NO3- फिर वहाँ पे बना, और NO और आपके पास वही 4H2O। तो ये हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4H+ ऐड करना होगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो कोई यही हुआ। क्या क्या बताया है, डेफिनेशन याद करो। पहला चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे आप देखोगे तो +5 से +2 में आ रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है। कितने का था, 3 का। हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किया। NO3 का जब एक मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन कितना निकला, 3। रिडक्शन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मॉलिक्यूल। तो जब ये एक NO3- था, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 3। तो देखो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 3। रिडक्शन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो एसिडिक मीडियम के लिए करके दिखाया, बेसिक वाला भी करके दिखाओ जरा, देखते हैं। आप लोगों को लगा होगा सर एसिडिक तो कर दिया, बेसिक भी जरा दिखाओ। आप अभी तो बोल लेते कि सब में सेम आएगा, देखते हैं। ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप सही से करोगे तो चाहे ये करो, चाहे मीडियम एसिडिक लो, चाहे बेसिक लो, आंसर सेम आएगा। आंसर बदल नहीं सकता। अगर बदल गया तब गलत किया है। सही के केस में नहीं बदलेगा, अगर बदल गया तो गलत है, इसका मतलब आपने गलत कर दिया सॉल्व। अच्छा, चेक करते हैं फिर बेसिक मीडियम लेके। बेसिक मीडियम में रूल क्या बताया है, बेसिक मीडियम में बताया था जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे वाटर ऐड करना है। अच्छा, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, वहां पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 वाटर ऐड करो। बेसिक मीडियम में क्या बताया था, अरे 3 और 1, जहां ऑक्सीजन ज्यादा वहां पे वाटर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऐड करना होगा 4OH-। अरे तभी तो भाई क्या होगा, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज -4 -1, तो फिर से ऐड करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो कमाल हो गया, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो अजूबा हो गया। मतलब एसिडिक मीडियम लिया, बेसिक मीडियम लिया, इलेक्ट्रॉन सेम। हाँ, ये चीजें बैलेंसिंग के टाइम पे नहीं बताई थी, जरूरत नहीं थी भाई, अरे जरूरत नहीं थी। अब इसलिए पहले बैलेंसिंग पढ़ा गया, पहले बैलेंसिंग करना सिखा दिया है, ठीक है। अब बैलेंसिंग वेक्टर सीख रहे हैं। तो वो जो बैलेंसिंग के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था या फिर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट था, वही आपके पास क्या होता है, वही आपके पास होता है, क्या होता है, वैलेंसी वेक्टर। वैलेंसी वेक्टर में बस एक बात को ध्यान रखना, पर मॉलिक्यूल डिफाइंड होता है, पर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो सर आपने बोल दिया NO3- के लिए, चलो समझ में आ गया। आप लोग बोल लो कि सर आयोडीन का भी करके दिखाओ एक बार, तो चलो आयोडीन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। मतलब कोई भी मेथड करो, कोई भी मीडियम करो, वैलेंसी फैक्टर चेंज नहीं होगा। इसीलिए अगर चेंज नहीं होगा तो कौन सा मतलब बेटर रहेगा, एसिडिक मीडियम।
एक बार मतलब करके वेरीफाई कर लेते, वैसे चेंज होगा नहीं, पर आपके लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए कर देते दोबारा। चलो आयोडीन से क्या बनना है, IO3 माइनस। पहले चलो एसिडिक ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्या बैलेंस करना होता है, जो रेडॉक्स का पार्ट है आयोडीन, वाटर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे H+ ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। अरे देख लो भाई, इतना बैलेंस पढ़ाया है, अब तो सब हो जाना चाहिए। आयोडीन बैलेंस, ऑक्सीजन, वाटर, H+ इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्या पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज पर मॉलिक्यूल, ये चेंज, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 5, 5 का चेंज, 2 आयोडीन 10 का चेंज। आयोडीन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10। कमाल हो रहा है, मतलब इससे करो या उससे करो सेम निकल रहा है और आंसर आ रहा है 10, मतलब वैलेंसी फैक्टर निकला है 10। मतलब ये तो कमाल हो गया। मतलब कि सर जो आप बताते हो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक्चुअल में दोनों सेम है, बस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा अलग अलग है। जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर देखते वहां पे इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में दोनों एक ही बात ही कहना चाह रहे हैं। इसीलिए तो दोनों डेफिनेशन लिखवाया है ना, ऑक्सीडेशन की दोनों डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब दूसरा मीडियम भी लेके कर लेते हैं, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो I2 से क्या बनता है, I2 से बनता है IO3 माइनस, तो डबल किया। बेसिक मीडियम में सर बताया क्या गया है, बेसिक मीडियम में बताया गया है कि जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा वहां पे वाटर ऐड करो। अच्छा, तो यहां ऑक्सीजन ज्यादा तो यहां वाटर ऐड। बेसिक मीडियम में क्या बताया गया है, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा वहां पे वाटर ऐड। जैसे ये ऐड हुआ तो यहाँ पे ऐड होगा 12OH माइनस, उसका डबल। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फिर से ऐड करना पड़ेगा 10 इलेक्ट्रॉन। देख लो बैलेंस हो गया। ये तो भाई कमाल ही हो गया है, इलेक्ट्रॉन भी सेम आ रहे हैं बार बार और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो कमाल हो गया। ये तो इसका वैलेंसी फैक्टर अब लिख लो 10 आएगा। मतलब कि किसी भी मेथड से करो, किसी भी मीडियम में करो, आंसर सेम रहता है। एक ये करते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड से करो, किसी भी मीडियम में करो, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर नहीं बदलना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसका स्टेट -2 लो तो इसका स्टेट +8/3, ठीक है। इसको -2 लो तो +5, इसको -2 लिया तो +1 और इसको -2 लिया तो ये +3। तो वैलेंसी फैक्टर पर मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के हिसाब से 8/3 है, आयरन का 8/3, ठीक है। 8/3 से कहाँ आ रहा है, 3 में। 8/3 से 3 में जा रहा है, मतलब कि शायद इंक्रीज हो रहा है 1/3 का। अरे डिफरेंस लेके देख लो, 1/3 का इंक्रीज हो रहा है। जैसे इंक्रीज हो रहा है तो वैसे ही ऑक्सीडेशन है। पर आयरन कितने, 3, तो 1/3 का इंक्रीज हो रहा है, 3 आयरन है तो टोटल इंक्रीज 1 का, ठीक है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1। क्लोरीन +5 से आ रहा है +1 में, तो यहाँ पे एक ही क्लोरीन है तो वैलेंसी फैक्टर 4, ठीक है। बैलेंसिंग के टाइम पे बहुत बार बताया है कि भाई यहाँ पे कितना क्लोरीन लिखा है इस समय कोई लेना देना नहीं,
हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसकी किसकी, इसकी। तो यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 1। तो वैलेंसी वेक्टर 5 से जा रहा है 1 पे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है 5 से 1 पे, 4 का चेंज, वैलेंसी वेक्टर है 4। यहाँ पे 2 लिखा है, 10 लिखा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। तो इसका वैलेंसी वेक्टर 1, इसका वैलेंसी वेक्टर 4, ये इसका आंसर है। दूसरे वाले मेथड से भी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर देखो आ जाएगा सेम। तो हम लोग अब देखते हैं दूसरे वाले मेथड से क्या होगा एक्चुअल में, एन इलेक्ट्रॉन से। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 3, इसको करना पड़ेगा 2, ठीक है। मीडियम पहले एसिडिक लेते, दोनों मीडियम में करते एसिडिक के लिए। तो ऑक्सीजन 8 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे एक वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 2H+ और यहाँ पे ऐड करना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख लो ऑक्सीजन 8 और ये 9, ठीक है, और यहाँ पे वाटर और ये, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आपने तो कहा था सब में वैलेंसी वेक्टर सेम आना चाहिए, यहाँ पे तो 1 लिखा है आपने और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 2 आ रहा है। तो बेटा इतना जल्दी जजमेंट नहीं करते, पहले डेफिनेशंस को पढ़ो क्या है। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस पर मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल है, 2। वैलेंसी फैक्टर एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होता है पर मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो 1 मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। तो क्या होगा भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर मॉलिक्यूल ये होता है। तो 2 मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मॉलिक्यूल से 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी वेक्टर भी कितना हुआ, 1। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इसका वैलेंसी वेक्टर हो गया आपका एसिडिक मीडियम में। चलो बेसिक में कर लेते, किसी भी मेथड से करो, बताया है किसी मीडियम में करो आंसर सेम आएगा। मीडियम को बेसिक करते हैं, जहां तक तो सेम है। बेसिक मीडियम में क्या बताया है, बेसिक मीडियम में बताया है कि सर जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर वाटर ऐड करो। अच्छा, तो इसका डबल OH- इधर, अरे वहाँ पे 8 था यहाँ पे 9, तो वाटर इधर, उधर OH-, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखो 2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मॉलिक्यूल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर से लिख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस पर मॉलिक्यूल इज 1, सो वैलेंसी वेक्टर इज 1। तो देखो सेम आया, समझ में आ रहा है। तो हमेशा वैलेंसी वेक्टर एक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग बताना है पर मॉलिक्यूल, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करते हैं आपका इसके लिए, अब मीडियम एसिडिक लेते हैं। देखो इसको बैलेंस करते हैं। तो जहां पे आपके पास क्या है, कितना क्लोरीन है, 2, तो इसको 2 करना पड़ेगा, यही करना पड़ता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 और वहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6, और 6 ऑक्सीजन है, तो 5 वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ जाएगा 10H+। ये न्यूट्रल है तो इसको भी न्यूट्रल बनाने के लिए +10 और -2 तो +8, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, ठीक है। अब देखो 2 मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 4 हो गया ना ये। तो नीचे लिख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मॉलिक्यूल इज 4, सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ ClO3- इज 4। तो इसका वैलेंसी फैक्टर ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन होता है पर मॉलिक्यूल वो उसका आंसर होता है। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट वाले पे, फिर से देखते हैं। बेसिक मीडियम में भी लेके चेक कर लेते हैं।
तो देखो ये होगा आपके पास बेसिक मीडियम में, सब लोग देख लो। तो बेसिक मीडियम में भी क्या हो रहा है, आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन हो रहे हैं वो क्या है 8, मतलब 2 मॉलिक्यूल के लिए। तो एक मॉलिक्यूल में कितना होगा 4, तो इसमें नीचे लिख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन पर मॉलिक्यूल, इसमें कितना आ रहा है 4। सो वैलेंसी फैक्टर ऑफ ClO3 माइनस कितना है 4, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया वैलेंसी फैक्टर। बस आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को करेंगे। पहला रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन, कि अगर डिसप्रपोर्शनेशन होगा तो उसके वैलेंसी फैक्टर को कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और साथ में एक रिएक्शन मैंने जो बैलेंसिंग का